तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर अनचेंड सिकॉर्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मिस्टर सुनाइडो से कहते हैं अब सिर्फ 2 ही मुजरिम बाकी हैं, मैं अपनी स्पेशल फोर्सेस को आपके साथ भेजता हूँ। पर मिस्टर चेंड इस बात को मना कर देता है और कहता है मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काम करता हूँ। और फिर बाकी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मिस्टर अनचेंड बाकी को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने सिकॉर्सी को पकड़ने में मेरी मदद करी। और बाकी भी उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। अब मिस्टर अनचेंड एक कंप्यूटर पर बैठकर पुलिस के डेटा सर्वर से डॉयले की इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि उसने अब तक कितने लोगों को मार दिया है। और इसी दौरान एक वेट्रेस वहाँ पर उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे चाय देते हुए पूछती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक कैदी लग रहा है और हो सकता है कि ये जापान में घूम रहा हो सकता है कि ये तुम्हारे पीछे ही हो। और ये कहते ही उसकी आवाज बदल जाती है और वो जैसे ही विग उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई वेट्रेस नहीं है बल्कि वो डॉयले ही है जो कि वहाँ पर फेस बदल कर आया था। और ये कितना अजीब लग रहा है यार, इसे देखो तो सही, बन क्या रखा है ये। उसका यहाँ पर आने का एक ही मकसद होता है, मिस्टर अनचेंड को खत्म करना। और फिर मिस्टर अनचेंड उस कॉफी को डॉयले पे गिराने की कोशिश करता है पर डॉयले उस पर हमला कर देता है और फिर वो कॉफी उस पर गिरने के बजाय मिस्टर अनचेंड की आंखों में गिर जाती है। मिस्टर ओलिवा को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। डॉयले इस मौके का फायदा उठाकर एक जोरदार वार उसके फेस पर करता है। वो ये अटैक अपनी बाजू से करता है जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक ब्लेड होता है। मिस्टर अनचेंड के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। डॉयले से कहता है मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से पकड़ा जा सकता हूँ, किसी में इतना दम नहीं है कि मुझे पकड़ सके, तुम भी मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। मिस्टर ओलिवा उसकी ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और वो उस कमरे के डोर को लॉक कर देता है। मिस्टर अनचेंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है अरे तूने तो मेरा दिल ही बना दिया यार, आज मजा आएगा तुझे मारने में, अब मैं कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी ने मेरे चेहरे से आज तक खून नहीं निकाला था पर तुमने ये कर दिखाया। और फिर जैसे ही मिस्टर अनचेंड उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। डॉयले उससे कहता है कि मेरे ब्लेड में बेहोशी की दवा थी, उसका प्लान था कि वो डॉयले को बेहोश कर देगा और फिर उस पर हमला करेगा, लेकिन मिस्टर अनचेंड के मसल्स बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं इसीलिए वो दवाई ज्यादा काम नहीं करती। और फिर जैसे ही मिस्टर अनचेंड थोड़ा होश में आता है और उठने की कोशिश करता है तो डॉयले उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। डॉयले उसे बताता है कि मेरी पूरी बॉडी में ब्लेड्स लगे हुए हैं, मैं एक चलता फिरता ब्लेड हूँ। अब मिस्टर अनचेंड नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो जैसे ही नीचे लेटा होता है वो डॉयले की टांग को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए जमीन पर पटक देता है। वो इतनी जोर से उसे पटकता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। सभी पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि शायद अर्थक्वेक आया है और अब डॉयले बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। डॉयले अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पा रहा होता और मिस्टर अनचेंड उसे कॉलर से पकड़ लेता है, लेकिन इसी दौरान मिस्टर अनचेंड की उंगलियां कट जाती हैं। उसकी नजर जैसे ही डॉयले के कॉलर पर पड़ती है तो वो देखता है कि वहाँ पे छोटे छोटे ब्लेड्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ही उसकी उंगलियां कट गई थी। डॉयले इस मौके का फायदा उठाता है और अब डॉयले एक नाइफ निकालकर उसके पेट में घुसा देता है। डॉयल को समझ आ जाता है कि वो मिस्टर अनचेंड को हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो इंस्पेक्टर और शिबुकावा वहाँ पर आ जाते हैं और वो कमरा खोलकर देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून पड़ा है और मिस्टर अनचेंड बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है, लेकिन वो फिर भी अपने कदमों पर खड़ा है। मिस्टर अनचेंड मजाक करते हुए कहता है तुम पुलिस वाले अपनी लड़कियों को क्या खिलाते हो बे, ना ही उसने मेरे पेट में चाकू घुसाया बल्कि मुझे पटक पटक कर मार दिया। और फिर मिस्टर अनचेंड एयर डक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो छत से यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका है। अब मिस्टर अनचेंड शिबुकावा की तारीफ करते हुए उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्या मैं आपकी ताकत का छोटा सा नमूना देख सकता हूँ। और ये बोलते हुए वो शिबुकावा से हाथ मिलाने की कोशिश करता है और शिबुकावा का हाथ दबाने लगता है। वो मिस्टर अनचेंड की ताकत को उसी के खिलाफ यूज करता है और उसका हाथ दबाते हुए उसे जमीन पर लिटा देता है। इस तरफ हम डॉयले को देखते हैं जो कि एक ट्रेन की खिड़की के बाहर चिपका हुआ होता है। सभी पैसेंजर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है। और इस तरह शिबुकावा मिस्टर अनचेंड का हाथ नहीं छोड़ रहा होता और उसका हाथ दबा रहा होता है और अब उन तीनों की नजर जूडो ट्रेनिंग एरिया पर पड़ती है और अब वो तीनों उस जूडो क्लास में आ जाते हैं। अब मिस्टर अनचेंड जूडो वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करता है पर वो ड्रेस उसे फिट नहीं आती और अब वो अपने दोनों कंधों से उस शर्ट को फाड़ देता है और अपने डोले शोले दिखाते हुए कहता है अब बिल्कुल ठीक है, अब मैं आसानी से लड़ सकता हूँ। मिस्टर अनचेंड सुनाइडा से कहता है कि मैं आज ही गोल्ड मेडल जीतकर यहाँ से चला जाऊंगा। वो इंस्पेक्टर से कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हें पहले बेसिक्स के बारे में तो पता नहीं है और अब तुम यहाँ के सबसे कम ताकतवर फाइटर से लड़ोगे। मिस्टर सुनाइडा का सामना वहाँ के सबसे कमजोर स्टूडेंट से होता है और उसे रूल्स के बारे में समझाने लगता है। और अब मिस्टर अनचेंड जिसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है और ताकत के अलावा उसके पास और कोई भी टेक्निक नहीं होती। और फिर जैसे ही उन दोनों का मुकाबला होता है मिस्टर अनचेंड उस पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और उसे हरा देता है। और अब इसके बाद वहाँ के सबसे ताकतवर फाइटर को बुलाया जाता है मिस्टर अनचेंड के साथ फाइट करने के लिए और उसकी हाइट और मसल्स मिस्टर अनचेंड से डबल होते हैं। और फिर जैसे ही उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है तो मिस्टर अनचेंड देखते ही देखते उसे भी हरा देता है और उसे चारों ओर घुमा रहा होता है। वो झूला झूल रहा होता है उसके साथ ऐसा लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अब उन दोनों में राउंड 2 शुरू हो जाता है और फिर मिस्टर अनचेंड को हराना तो दूर की बात है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई पेड़ किसी रस्सी से बांध रखा होता है किसी ने और वो 2 रस्सियों की मदद से उस पेड़ को खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ही मिस्टर अनचेंड एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स को हरा देता है
है वहाँ पे शिबुकावा भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जैसे ही उन दोनों में फाइट शुरू होती है तो मिस्टर अनचेंड उसे कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन शिबुकावा जो कि डोजो का मास्टर है वो अपने पाँव के अंगूठे को जमीन पर लगाते हैं और दूर हो जाते हैं उससे। और फिर जैसे ही उसकी नजर उसके राइट हैंड पर पड़ती है तो उसका राइट हैंड लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, वो मुड़ जाता है। मिस्टर शिबुकावा ने अपनी आई की टेक्निक को यूज किया होता है उस पर, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट की पावर को उसी पर अप्लाई करके उसे हरा देता है। और फिर वो कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए कोई बेल्ट वेल्ट, मैं नहीं लड़ रहा इस बंदे से। लेकिन मिस्टर शिबुकावा उसकी इस फाइट से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उसे वो ब्लैक बेल्ट दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कात्सुमी अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है, वो भी एक बहुत अच्छा फाइटर होता है और उसका नाम शिनोगी कोशो होता है। उसकी ये खासियत होती है कि वो अपने ओपोनेंट की वेन्स को काट सकता है। कात्सुमी शिनोगी से सबको मिलवाता है और अपने स्टूडेंट से कहता है ये आपके टीचर हैं, आज से तुम्हें इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। शिनोगी जो कि उन 5 क्रिमिनल्स को पकड़ाने में कात्सुमी की मदद कर रहा होता है, ये दावा करता है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ और मैं कायोरेत्सु को भी आसानी से हरा सकता हूँ। इसके बाद हमें डोयले को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात गैरी स्ट्राइडोम से होती है। ये बाकी के डैड यूजिरो हानामा का एक दोस्त होता है और फिर डोयले उसे बता रहा होता है कि मेरी बॉडी के हर पार्ट में मैंने कुछ वेपन्स को ऑपरेशन करने के बाद एडजस्ट करवाया हुआ है, यहाँ तक कि मेरे पास स्विचेस भी हैं उन सभी को ऑन करने के। और तभी शिनोगी वहाँ पर आ जाता है और कैप्टन गैरी पर अटैक कर उसे जमीन पर गिरा देता है। और फिर उसका दूसरा अटैक डोयले पर होता है। शिनोगी जैसे ही उसे किक मारता है तो डोयले तड़पना शुरू हो जाता है और फिर वो जैसे ही अपने हाथ के इशारे से अपनी बॉडी में लगे हुए वेपन्स को स्विच ऑन करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही शिनोगी उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है। और फिर जैसे ही डोयले जमीन पर गिर जाता है तो शिनोगी से पूछता है क्या तुम्हारे पास इन ब्लेड्स को यूज करने के अलावा कोई और अटैक नहीं है? और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने हाथ में लगाए हुए एक धमाकेदार डिवाइस को ऑन करता है जिससे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका हो जाता है और उसका जबड़ा टूट जाता है। शिनोगी खड़ा होता है और अपने जबड़े को दोबारा से ठीक कर लेता है। और फिर जैसे ही डोयले अपने सारे के सारे वेपन्स को ऑन कर लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, शिनोगी जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिरकार ये कौन सा अटैक करने वाला है अब। तो इसी दौरान डोयले अपने हाथ में से एक चाकू निकालकर एक धमाका करता है उस पर। वो धमाका शिनोगी के फेस पर जाकर लगता है और एक दीवार के साथ टकरा जाता है और अब उसका चेहरा तकरीबन पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब कैप्टन गैरी डोयले से कहता है तुम तो कोई फेयर फाइट करते ही नहीं हो, तुम्हारे तो पूरी बॉडी के अंदर वेपन्स ही वेपन्स हैं। डोयले से कहता है अरे मुझे बस जीतने से मतलब है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ जैक हानमा कायोरेत्सु से मिलने पहुंच जाता है। जैक हानमा बाकी का सौतेला भाई होता है लेकिन यूजिरो हानमा का सगा बेटा होता है। कायोरेत्सु से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि इसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है, या तो इसने कोई ऑपरेशन कराया है या तो कोई और ही है ये। अब इस तरफ हम देखते हैं कि शिनोगी डोयले से बुरी तरह से हार जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिसका इलाज एक बेहतरीन डॉक्टर कर रहा होता है जो कि शिनोगी का ही छोटा भाई कुरिया शिनोगी होता है। कि वह डॉक्टर होने की वजह से वो मेडिकल की सभी चीजों के बारे में जानता है, इसलिए उसकी फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है। जैक हानमा की हाइट को बड़ा करने में कुरिया का ही हाथ होता है। जैक हानमा को काफी तकलीफ तो होती है पर वो और बेहतर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोयले और कायोरेत्सु की मुलाकात फिर से हो जाती है जो कि एक बार में होते हैं। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कायोरेत्सु उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी लेफ्ट आई जख्मी हो जाती है और डोयले वाइन फेंकने के बाद उस पर आग लगा देता है। डोयले जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लग जाता है और अपनी जैकेट के अंदर से बहुत सारे वेपन्स को निकालकर जिसमें छोटी छोटी कुनाई होती है डोयले की बॉडी पर मारना शुरू कर देता है और डोयले की पूरी बॉडी पर कुनाई गड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। डोयले पहली बार किसी से इतना ज्यादा डर रहा होता है। वो अपनी जान बचाकर दरवाजा खोलता है और वहाँ से भागना शुरू हो जाता है लेकिन कायोरेत्सु उसे पकड़ लेता है और अपनी तलवार निकालकर उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा सा क्रॉस बनाते हुए उस पर अटैक कर देता है। डोयले की चीखें निकल जाती हैं। वो इस कदर हैरान होता है कि ये लोग जो पहले बिल्कुल रूल्स के साथ फाइट करते थे, फेयर फाइट किया करते थे, अचानक से इन लोगों को क्या हो गया। अब डोयले भागते भागते अपने नाक से बहने वाले खून को कायोरेत्सु की आंख पर मारता है। वो एक स्मोक ग्रेनेड का यूज करता है और एक गटर के पास लगाकर नीचे जंप लगा देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। कायोरेत्सु को लगता है कि पक्का वो यहाँ से नीचे कूद गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अचानक से ही कायोरेत्सु के पीछे आ जाता है और वो कायोरेत्सु की स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करता है पर कायोरेत्सु उसके इस हमले से बच जाता है। डोयले अपनी पूरी जान लगाता है पर उसे फिर भी हरा नहीं पाता और वो घुटने टेक देता है और उसे कहता है तुमने लड़ाई की शुरुआत में ही मेरी लेफ्ट आई को जख्मी कर दिया था, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। वो जैसे ही अपने फाइनल वेपन को बाहर निकालता है तो वो डोयले की बॉडी पर लगी हुई सभी कुनाइस को रिमूव कर देता है। डोयले से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो अभी। कायोरेत्सु से कहता है मैं तुम पे जरा भी रहम नहीं करने वाला, जो तुमने मेरे दोस्तों के साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, तेरे तो बैंड बजाने वाला हूँ मैं। और फिर डोयले से कहता है पर तुम तो रुक गए हो, तुम अभी भी मुझ पर रहम कर रहे हो जिस तरह तुम्हारे दोस्त ने गलती की थी। और ये कहते ही डोयले अपनी फायर गन का यूज करता है जो कि उसने अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवाई होती है, लेकिन कायोरेत्सु एक जंप लगाता है और उससे बच जाता है और फिर वो एक जोरदार किक डोयले के मुंह पर मारता है। डोयले तकरीबन मरने ही वाला होता है, लेकिन इसी वक्त जैक हानमा पीछे से वहाँ पर आ जाता है और एक नींद वाला इंजेक्शन कायोरेत्सु के लगा देता है और कायोरेत्सु बेहोश हो जाता है। और फिर जैक हानमा डोयले से कहता है बेटा अभी तो मैंने तेरी जान बचा ली है पर तुम तैयार हो जाओ, तुमसे मैं बहुत ही जल्द फाइट करने वाला हूँ। जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारे जख्म भर जाएंगे, तेरा और मेरा मुकाबला होगा। और फिर जैसे ही जैक हानमा वहाँ से जाने लगता है तो डोयले की नजर दो चोरों
पैरों पर पड़ती है क्योंकि कायोरेत्सु बेहोश पड़ा होता है। वो उसकी जेब से पैसे चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोयले उनसे फाइट करके उन्हें भगा देता है और डोयले वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक डॉग कायोरेत्सु पर भौंक रहा होता है। डोयले को इस बात का एहसास होता है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए यार। इसी वजह से डोयले पूरी रात कायोरेत्सु की हिफाजत करता है और अगली सुबह जब कायोरेत्सु को होश आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि डोयले पूरी रात उसको प्रोटेक्ट करता रहा, यानी कि वो इतना खतरनाक मुजरिम था फिर भी उनके भी कुछ असूल होते हैं। वो उसके लिए पूरी रात वहाँ पर रहा था, जिसे देखकर कायोरेत्सु काफी ज्यादा खुश होता है और कायोरेत्सु को रियलाइज होता है कि पूरी रात खून बहने की वजह से ये कोमा में चला गया है क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता और इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा मुझे। और फिर देखते ही देखते कायोरेत्सु डोयले को लेकर जंप लगाते हुए शिनशिनकाई डोजो के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही डोयले को होश आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो कहाँ पर है, ये क्या, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके आया। और फिर कायोरेत्सु उसे बताता है कि तुम्हें ब्लड की कमी हो गई थी और मुझे पूरी रात प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने तुम्हें ब्लड दिया है और तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है। कायोरेत्सु के वहाँ से जाते ही डोयले फिर से अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और शिनशिनकाई एकेडमी के बाकी सभी मेंबर से मिलता है। तो वो उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है कि तुम लोगों ने मुझे खून दिया और मेरे लिए बेहतरीन खाना भी बनाया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जल्द ही चुका नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ। ये सुनकर कात्सुमी भी आगे आ जाता है और अपने स्टूडेंट से कहता है तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं इससे अकेला ही फाइट करना चाहता हूँ। और फिर डोयले कात्सुमी से कहता है कि तुम एक कराटे मैन हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी ही यूनिफॉर्म में करना चाहता हूँ। और फिर डोयले एक यूनिफॉर्म पहन लेता है और वो एक कराटे का यूनिफॉर्म नहीं होता बल्कि वो एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है जिसे पहनने के बाद आग उस पर असर नहीं करती। तो डोयले इस मौके का फायदा उठाता है और चारों तरफ गन पाउडर छिड़क देता है और लाइटर से आग लगा देता है। ये क्या बंदा है यार, इन्होंने अभी इसकी जान बचाई थी और ये बंदा फिर से इन पर ही हमला कर रहा है, मतलब क्या ही है ये डोयले। खैर सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है और उस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और डोयले उस बिल्डिंग से आराम से निकल रहा होता है। पर तभी चलते चलते उसकी मुलाकात डोपोरोची से हो जाती है, जिसे देखकर डोयले सोचता है यार क्या है, अभी तो अपनी जान छुड़ाई है मैंने इनसे और अभी मेरा सामना ये डोपोरोची से होने वाला है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और फिर डोयले खुद ही बता देता है उसे कि मैं तुम्हारे सभी के सभी स्टूडेंट्स को जलाकर अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। डोपोरोची से कहता है तुम्हें तो बेटा मैं देखता हूँ, आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और ये कहते ही डोपोरोची अपनी कैप उतारकर डोयले की तरफ फेंकता है, लेकिन डोयले उसकी इस टोपी को बीच में से काट देता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि डोपोरोची का पंच डोयले के फेस के सामने आ जाता है बिल्कुल, लेकिन डोपोरोची अपने इस पंच को रोक लेता है और उससे कहता है तुम हमेशा की तरफ भागना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है बेटा, भाग लो यहाँ से। लेकिन डोयले वहाँ से भागता नहीं है। अब डोपोरोची अपना कोट उतार देता है, तुम्हें बेटा जो हथियार यूज करने हैं तुम करो, और अगर तुम ये भी चाहते हो कि मैं कराटे यूज ना करूँ तो अभी भी बता दो, मैं कराटे भी नहीं यूज करूंगा, लेकिन तुम चाहो कुछ भी यूज कर सकते हो। डोयले सुनकर एग्री करता है और कहता है तुम जैसा लड़ना चाहते हो मैं भी वैसे ही लड़ूंगा। और फिर जैसे ही पहला अटैक डोयले उस पर करता है, पोरोची उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और एक जोरदार मुक्का डोयले के मुंह पर मारता है। डोयले देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसने तो मुझे कहा था कि मैं कराटे का यूज नहीं करूंगा, तो फिर ये कराटे का यूज क्यों कर रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही डोयले की आंख खुलती है तो वो कात्सुमी के पास ही बैठा होता है और वो समझ जाता है कि डोपोरोची ने मुझे नॉकआउट करने के बाद अपने बेटे के पास भेज दिया है ताकि ये मुझे मारे। कात्सुमी उससे पूछता है तो हाँ भी मेरे साथ लड़ोगे तुम, लेकिन डोयले उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी होती है और इतनी सारी फाइट्स के बाद डोयले की बॉडी कमजोर पड़ने लगती है। और फिर जैसे ही कात्सुमी एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारता है तो डोयले बेहोश हो जाता है और फिर कात्सुमी उसे कहता है ये तुम्हारा ही लड़ने का तरीका था बेटा, तुम्हें शौक है ना हर जगह पंगे लेने का, हार का मजा चखना था ना तुम्हें, कैसा लग रहा है अब, हर जगह से तो पिट के आए हो तुम। बेटा हम लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, शुक्र मनाओ तुम तो कब के मर चुके होते। डोयले उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो उठ नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी होती है और अब वो थक चुका होता है इतनी सारी फाइट्स करके। अब डोयले चुपचाप वहाँ पर लेटा होता है और वो फिर से चालाकी से अपने वेपन्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तो कात्सुमी उसके इस हरकत को पहले ही रोक देता है और अब वो इतनी मार खाता है कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता और फिर डोयले पूरी रात बेहोश रहता है। और फिर जैसे ही अगले दिन उसे होश आता है तो वो देखता है कि अब कात्सुमी नहीं, उसका एक स्टूडेंट उसके सामने खड़ा है और वो उसे बताता है कि तुम ये फाइट जीत चुके हो। डोयले को इसकी बात पर यकीन नहीं आता कि ये क्या, मैं कैसे जीत गया, मैं तो हार गया था। और फिर वो स्टूडेंट उसे बताता है कि दरअसल कात्सुमी के डॉक्टर ने उसे बताया था तुम मार्शल आर्टिस्ट का काम लोगों से फाइट करना और उनकी हड्डियों को तोड़ देना होता है, लेकिन हम डॉक्टर्स का काम होता है उन टूटी हुई हड्डियों को रिपेयर करना। और अगर तुम ऐसे ही उससे फाइट करते रहे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलने वाला और एक दिन वो ऐसे ही मार खाते खाते मर जाएगा। और कात्सुमी उस डॉक्टर की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है और डोयले की जान को बख्श देता है। और फिर ये सब कुछ जब डोयले को पता चलता है तो डोयले कात्सुमी की इंसानियत देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो कात्सुमी के पास जाता है और अपने घुटने टेक देता है और कहता है मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम जीत गए कात्सुमी, आई एम रियली सॉरी। अब इसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, यानागी का टीचर होता है और उसी ने यानागी को पॉइजन टेक्निक के बारे में बताया होता है जो कि यानागी का स्पेशल वेपन होता है। वो इस टेक्निक को इतना ज्यादा मास्टर कर लेता है कि वो इस बंदे को भी हरा देता है। अब यानागी का टीचर मित्सुनारी को बताता है कि यानागी जो पॉइजन गैस यूज करता है
है वो दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों से हासिल किए जाने वाले जहर से बनता है और इसका एक लिक्विड बनाया जाता है। और जो भी फाइटर इस गैस को यूज करना चाहता है वो अपना हाथ बार बार इस जहर से भरे हुए डिब्बे के अंदर मारता है, जिससे कि वो पॉइजन उसके हैंड्स के साथ चिपक जाता है और धीरे धीरे उसके हैंड्स में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और कोई भी बंदा जब इस जहर को अपने हाथों में लगाकर अपने ओपोनेंट के खिलाफ यूज करने वाला होता है, हर दिन 7 मिनट तक इस जहर के डिब्बे में डबो कर रखेगा। और फिर जैसे ही उस यूजर का हैंड इस जहर को एक्सेप्ट कर लेता है तो अब वो जिस चीज को भी हाथ लगाएगा उस पर जहर का असर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेट्रोपोलिस स्टेशन में एक दीवार में बड़ा सा छेद दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि सिकोर्सी फिर से छत को तोड़ने के बाद जेल को तोड़कर वहाँ से फरार हो गया है। सिकोर्सी 150 मीटर की एक लंबी दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके ऊपर एक हेलीपैड भी होता है। दूसरी तरफ बाकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मटर गश्ती कर रहा होता है। पता ही है आपको क्या करते रहते हैं ये दोनों। और इसी दौरान यानागी वहाँ पर पहुंच जाता है और यानागी उससे कहता है माफ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो, अभी तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, मुझे लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। पर बाकी उसे कहता है ओ स्त्री कलाना, अभी मैं अपनी बंदी के साथ हूँ। यानागी उससे कहता है देख भाई, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरी बंदी पर अटैक करूँ, ठीक है, पर अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे तो मेरे पास कोई और चारा नहीं रहेगा, तो मैं तुम्हारी इस बंदी को मार डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे मैक्सिमम लेवल पर देखना चाहता हूँ। और ये सुनते ही बाकी के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होना शुरू हो जाते हैं और वो उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और यानागी से कहता है घर के पीछे ही एक पार्क है, चलो। और फिर देखते ही देखते वो तीनों एक पार्क में जाते हैं और फिर बाकी की गर्लफ्रेंड उसे कहती है बाकी मैं भी लड़ना चाहती हूँ। बाकी ये सुनकर हंसने लग जाता है और उसे कहता है अरे अगर इस यानागी ने मुझे हरा दिया तो तुम मुझसे लड़ सकती हो। और ये कहते ही बाकी पूरी ताकत के साथ अपना पहला अटैक उस पर करता है। बाकी इतने जोश के साथ उससे लड़ रहा होता है कि वो एक ही किक में यानागी की टांग को तोड़ देता है और उसे काफी हद तक जख्मी कर देता है। यानागी बाकी का ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सिर्फ 17 साल का एक लड़का है, ये इतना ताकतवर कैसे है। इसके बाद सीन यानागी के टीचर पर शिफ्ट हो जाता है फिर से, जिसका नाम कोनामात्सु होता है। वो मित्सुनारी से बात कर रहा होता है कि यानागी के पास सिर्फ पॉइजनिंग हैंड टेक्निक नहीं है, उसके पास एक और अटैक भी है, जिसमें हाथ को ढीला करने के बाद अपने ओपोनेंट की कमर पर मारा जाता है। अब यानागी खड़ा हो जाता है और बाकी से पूछता है ओए बाकी, क्या तुम्हें दर्द अच्छा लगता है? बाकी उसे कहता है हाँ भाई, मेरे को दर्द पसंद है, बोल क्या करेगा। और अब यानागी एक कपड़े की तरह हवा में लहराना शुरू हो जाता है। वो इमेजिन करता है कि उसका वेट बहुत ही ज्यादा हल्का है और ये यानागी की सबसे खतरनाक टेक्निक होती है। और यानागी हवा में लहराता हुआ एक जोरदार थप्पड़ बाकी के शोल्डर पर मारता है, जिससे सिर्फ बाकी के कपड़े ही नहीं फटते बल्कि उसके मसल्स भी फट जाते हैं। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो हवा में लहराती हुई घास को भी बीच में से काट देता है और धीरे धीरे वो बाकी की हर एक बॉडी पार्ट पर अटैक कर देता है। वो उस अटैक को बाकी की टांगों, हाथों पर हर जगह मारता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन धीरे धीरे उतरने लग जाती है और उसके अंदर के मसल्स दिखने लग जाते हैं। और फिर बाकी उसे कहता है अच्छा तो तुम विंड स्ट्राइप टेक्निक यूज कर रहे हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये टेक्निक मेरे पापा मुझे बचपन में ही सिखा चुके हैं। और फिर ये कहते ही बाकी भी उसी टेक्निक को अप्लाई करना शुरू हो जाता है। वो भी हवा में एक कपड़े की तरह लहराना शुरू हो जाता है। वो यानागी की कमर पर मारता है और उसकी चमड़ी को उधेड़ देता है। बाकी उसके मुंह पर भी थप्पड़ मारता है और यानागी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो बच्चों की तरह चिल्ला रहा होता है। और बाकी यानागी की धुलाई कर रहा होता है कि तभी पीछे से सिकोर्सी भी वहाँ पर आ जाता है और वो बाकी पर हमला कर देता है। कोजाई उसे कहती है बाकी संभल कर, पर बाकी उसके इस हमले को डॉज कर देता है। और अब सिकोर्सी यानागी के साथ मिल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो बाकी को हराना चाहते हैं तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये बाकी पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब वो तीनों आमने सामने खड़े होते हैं और पहला हमला कोई भी नहीं कर रहा होता। बाकी ये देखकर कहता है लगता है तुम दोनों मुझसे डर रहे हो, मुझे ही पहला अटैक करना पड़ेगा तुम पर। और ये कहते ही बाकी उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन दोनों को एक एक पंच लगाने के बाद उन्हें उनके कॉलर से पकड़ लेता है। यानागी बाकी से कहता है तुम इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? मैंने किसी भी इंसान को इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नहीं देखा, तुम तो कुछ ही दिनों में इतने स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन बाकी उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और बस उन्हें गुस्से से घूरता रहता है। और यानागी कहता है लगता है उस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। बाकी उन्हें इतनी बुरी तरह से मारता है कि उनके चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है और अब वो दोनों बाकी के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तो कोजाई सोचती है कि वाकई ये दोनों फाइटर्स बिल्कुल सच बोल रहे थे। बाकी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यहाँ तक कि उसके लड़ने का तरीका भी पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कोजाई ये सब बातें सोच रही होती है कि तभी हानायामा भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो कोजाई से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से ही बाकी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हानायामा समझ जाता है कि बाकी के अंदर इस बात का डर होता है कि कहीं उसकी वजह से कोजाऊ को कोई तकलीफ न पहुंच जाए, इसीलिए उसने खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है। और फिर जैसे ही वो दोनों विलेंस बाकी पर फाइट करना शुरू कर देते हैं तो बाकी बड़ी चालाकी से काम लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो इन दोनों को आसानी से हरा देगा। पर शायद इस फाइट में कोजाऊ जख्मी हो सकती है, इसी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में उठाता है और वो फाइट छोड़कर भाग जाता है और उसे कहता है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो, ये फाइट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती।
कि इसके बाद हम कात्सुमी और डोयलो को देखते हैं और सिगरेटें पी रहे होते हैं। डोयलो से कहता है कि क्या तुम मुझे कराटे सिखा सकते हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डोयलो काफी स्ट्रांग तो होता है, पर वो अपनी फाइट्स में ज्यादातर वेपन्स को ही यूज करता है। अब वो चाह रहा होता है कि वो भी एक अच्छे फाइटर की तरह कराटे वगैरह भी यूज करे। और फिर कात्सुमी उसे अपनी एक स्पेशल पंच के बारे में बताता है जो कि कराटे मैन इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डोयले बहुत ही जल्द उस मुक्के को सीख लेता है। और फिर डोयले के वहां से जाने से पहले कात्सुमी उसे अपनी एक बेल्ट उतार कर देता है। कात्सुमी वहां से चला जाता है और ये सारा का सारा सीन यानागी देख रहा होता है पीछे से खड़ा। और फिर वो डोयले से कहता है, बहुत खूब, तुम ना ही अपने दुश्मन से फाइट हार चुके हो, अब तुम उसके तलवे भी चाटने को तैयार हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डोयले ये सुनकर कहता है, मुझे लगता है तुम भी अपने ओपोनेंट से फाइट हार चुके हो, तुम यहाँ पे सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं आए हो। और फिर वो समझ आता है कि यानागी उससे लड़ने के मूड में है। और देखते ही देखते उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पहला अटैक यानागी की तरफ से होता है, पर डोयले उसके इस हमले को डॉज कर लेता है। यानागी के हैंड्स पॉइजन वाले होते हैं, इसी वजह से उस पॉइजन के कुछ ड्रॉप डोयले की आंखों में गिर जाते हैं। डोयले की लेफ्ट आई पहले से ही जख्मी होती है और अब राइट आई में जैसे ही पॉइजन गिरता है तो उसे दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है। और फिर जैसे ही डोयले अंधा हो जाता है, वही बेल्ट जो यानागी ने उसे दी होती है, वही बेल्ट उसके गले में फंसाकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है। उस बेल्ट के जरिए उसके गले को दबा देता है। डोयले एक पंच यानागी के मुंह पर मारता है, लेकिन वो बेल्ट अब भी उसके गले में होती है और वो उस बेल्ट के साथ लटक जाता है। और फिर यानागी जानता है कि ये आधा लटका हुआ है अभी। और फिर वो उसे सैमुराई के कल्चर के बारे में कुछ बताता है कि अगर कोई सैमुराई अपनी इज्जत गवा बैठता है तो उसकी मौत आसान नहीं होती और उसे सबके सामने या तो खुदकुशी करनी पड़ती है या फिर जो उसका लीडर होता है वो उसका सर कलम कर देता है। और ये कहते ही उस तलवार को हवा में लहराता हुआ डोयले के सर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन डोयले इस चीज को सेंस कर लेता है और अपने लेफ्ट हैंड को आगे कर देता है, जिसकी वजह से वो तलवार रुक जाती है। और फिर जैसे ही यानागी उस पर दूसरा अटैक करता है, इससे पहले कि वो उसकी गर्दन को काट पाता, उस बेल्ट को काट देता है और नीचे समुंदर में गिर जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दो क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है जिसे सिकोर्सी ने मारा होता है। उसमें से एक रशिया का हीरो होता है और दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान होता है जिसे रशिया की एक जेल में पहुंचाया जाता है। और पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान सिर्फ अपने हाथों की मदद से ही इस पूरी की पूरी दीवार को जड़ पाए। ये सुनकर वो प्रिजनर कहता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करे तब भी ये इम्पॉसिबल है। ये तकरीबन ऐसा ही है कि जैसे किसी इंसान ने किसी लोहे के नट को अपनी उंगली में डालकर अपनी बॉडी को उसके साथ लटका दिया हो और वो उसी टाइम कोई बुक भी पढ़ रहा हो। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, पर सिकोर्सी ने ये कर दिखाया था। तरफ हम सिकोर्सी को देखते हैं जो कि बाकी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने जैक हानमा आ जाता है और वो जैक से पूछता है कि तुम कौन हो भाई और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो तुम। जैक हानमा उसे कहता है, तुम मुझे अपना दुश्मन ही समझो, मैंने सुना था कि तुम यहाँ पर हार का मजा चखने आए थे, तो मुझे लगता है कि तुमने अभी तक अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और अब वो दोनों फाइट करने के लिए एक बाथरूम में आ जाते हैं और जैक हानमा उस पर हमला कर देता है, लेकिन सिकोर्सी बड़ी आसानी से उसके इस हमले को डॉज कर देता है। जैक साइज में काफी बड़ा होता है, इसीलिए उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। और तभी हम देखते हैं कि खुद को एक लोहे की नट के साथ ऊपर सीलिंग की तरफ लटकाया होता है जैक के पंचेस से बचने के लिए। और वो जैक के मुंह पर एक किक मारता है। जैक हानमा के जबड़े दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और अब जैक हानमा सिकोर्सी के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। वो पंच इतना जोरदार होता है कि वो सिकोर्सी के पेट में जैसे ही पड़ता है तो उसे वॉमिटिंग आ जाती है और वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों अपनी फाइट को कंटिन्यू करने के लिए एक फोन बूथ में आ जाते हैं और फिर देखते ही देखते सिकोर्सी उसके मुंह पर मुक्का मारता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और ये सारी की सारी फाइट जो कि वो तीसरा बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है, वो डर से थर-थर कांप रहा होता है और जमीन पर बैठ जाता है। बोलता है, भाई मेरा क्या कसूर था यार इसमें, है बाहर जाकर नहीं लड़ सकते तुम लोग। और फिर जैक हानमा एक जबरदस्त पंच मारता है सिकोर्सी के। वो इतना खतरनाक पंच होता है कि पूरा का पूरा टेलीफोन बूथ ही हवा में उड़ जाता है। उसके साथ ही जैक हानमा उसे मारता मारता बेहोश कर देता है। और अब जैक हानमा उसे पीटने के बाद जैसे ही उस बूथ से बाहर निकलता है, कांजी इनारी अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। ये वही बंदा है जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था। सिकोर्सी ने पहले इसे पूरी तरह से पेला होता है और अभी ये यहाँ पर उससे बदला लेने आ चुका है। वो बंदा इस मौके का फायदा उठाता है कि सिकोर्सी तो बेहोश पड़ा है, इसीलिए वो उस टेलीफोन बूथ को सील करके एक ट्रक में रख दिया जाता है और अब उसे एक अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना में पहुंचा दिया जाता है। जैसे ही सिकोर्सी होश में आता है तो वो देखता है कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। ये चारों तरफ लोगों का शोर शराबा होता है और उसके सामने जैक हानमा खड़ा होता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और बहुत सारे लोग भी हैं वहाँ पर। और फिर टोकुगावा वहाँ पर आ जाता है और वो सिकोर्सी से कहता है, अरे चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर लाया तो गया है, पर अगर तुम भागना चाहते हो तो अभी भी टाइम है और अगर लड़ना चाहते हो तो भी लड़ सकते हो, यहाँ हार मान सकते हो। ये 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। यहाँ पर जो ऑडियंस है उन्हें तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री के बारे में सब कुछ मालूम है कि तुम एक मुजरिम हो, तुमने कितने लोगों को मारा है और तुम्हारे लड़ने का तरीका क्या है। लेकिन और अब सिकोर्सी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो दोनों अपनी शर्ट्स उतार देते हैं। अब फाइट शुरू हो जाती है और पहला अटैक सिकोर्सी की तरफ से होता है, लेकिन जैक अपने चेहरे को बचा रहा होता है। सिर्फ जैक देखता है कि उसके दोनों हाथ उसके चेहरे पर हैं और वो मौके का फायदा उठाकर एक लात मारता है उसके पेट में, जिसकी वजह से जैक के दोनों हाथ उसके चेहरे से हट जाते हैं और अपनी बाजू जैक हानमा के मुंह पर मारता है। सिकोर्सी की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है हवा में ड्यूल जंप मारना और अब सिकोर्सी उसे दीवार में मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक हानमा जो कि ताकत में सिकोर्सी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिकोर्सी को ही उठाकर एरिना की ऑपोजिट वाली वॉल में फेंकता है और जैसे ही जैक उस दीवार से टकराता है तो वो दीवार ही टूट जाती है।
उस दीवार के अंदर एक कील होती है और सिकोर्सी उस कील को उखाड़ लेता है और अब सिकोर्सी एक नुकीली सी स्टिक उठा लेता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। सिकोर्सी उस पर अपनी स्टिक से हमला करता है पर जैक को कुछ नहीं होता और उस स्टिक को ही काट देता है और फिर सिकोर्सी बड़ी चालाकी से अपने हाथ में छुपाई गई वो कील को जैक हानमा की आइज की तरफ फेंकता है, लेकिन जैक हानमा उस कील को देख लेता है और उस कील को ही चबा डालता है और उसे तोड़ फोड़ कर जमीन पर फेंक देता है। सिकोर्सी ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये इंसान नहीं है, ये तो कोई मॉन्स्टर है। मैंने इतने स्ट्रॉन्ग जबड़े तो किसी के भी नहीं देखे जो किसी मेटल तक को चबा डाले। सिकोर्सी को समझ आ जाता है कि वो जैक हानमा को हरा नहीं सकता। जैक हानमा को भी मजा नहीं आ रहा होता, इसलिए वो ये मैच छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो एक दूसरे बंदे को भेजता है कि जा भाई लड़ इससे यार, इसने तो बोर कर दिया मुझे। और फिर देखते ही देखते गाया नामी नाम का एक फाइटर जो कि दिखने में एक कमांडो की तरह होता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है और एरिना में पहुंचते ही वो चाकू सिकोर्सी की तरफ फेंकता है, लेकिन सिकोर्सी उसे डॉज कर लेता है और फिर देखते ही देखते वो बंदा एक गन निकाल लेता है और सिकोर्सी की तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। उसका मकसद सिर्फ उसे डराना होता है, उसे मारना नहीं, इसलिए वो गन जमीन पर फेंक देता है और थोड़ी सी मिट्टी को सिकोर्सी की तरफ फेंकता है और सिकोर्सी से कहता है तुम्हें पता है यहाँ पर आज तक बहुत से लोगों ने फाइट की है, इसीलिए इस फाइटिंग एरिना की मिट्टी में उन लोगों के दांत, हड्डियां, ये सब कुछ मौजूद है। और फिर वो बंदा मिक्सचर सा बनाता है और सिकोर्सी की तरफ फेंक देता है और क्योंकि उस मिट्टी में नाखून, दांत, हड्डियां, ये सब कुछ मौजूद होता है तो वो बुलेट्स की तरह सिकोर्सी की बॉडी से टकरा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो इतने खतरनाक होते हैं कि सिकोर्सी की पूरी बॉडी छन्नी हो जाती है। सिकोर्सी का इस अटैक को डॉज करने का कोई चांस नहीं होता और वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रुकता और उस पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है। और फिर जैसे ही गाया रुकता है तो ऑडियंस ये देखकर हैरान हो जाती है कि चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। अचानक से गाया उसके करीब पहुंच जाता है। सिकोर्सी उसे देख तो नहीं पा रहा होता, लेकिन गाया की आवाज सुनकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो ठीक बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा है। और फिर गाया उसे बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ, मेरी टेक्निक का नाम कैमोफ्लेज है। जंगलों में ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम की होती है, यानी कि जिस तरह से हम बीजीएमआई में गिल्ली स्वेटर वगैरह पहनते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं ताकि एनिमीज को हम दिखे ना, तो ठीक इसी तरह से हवा में मिट्टी की वजह से वो किसी को भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान उस इन्वायरमेंट का एक हिस्सा बन चुका है और उसे देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्राउड को लग रहा होता है कि शायद वो फाइटर यहाँ से भाग चुका है। सिकोर्सी ये टेक्निक से बहुत ही ज्यादा तंग आ जाता है और चिल्लाना शुरू हो जाता है कि ओ कायर, इधर आके लड़ मेरे सामने, छुप क्या रहा है, ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम। गाया उसे कहता है ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है और इस फाइट में मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ बेटा, एक रियल फाइट ऐसे ही तो होती है। दूसरी तरफ हम यानागी को देखते हैं जिसके हाथ में एक पर्चा आता है जो कि शिबुकावा ने लिखा होता है और वो उसे कहता है मैं तुम्हें एक ड्यूअल फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, तुम मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। और फिर जैसे ही शिबुकावा उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसने चैलेंज किया होता है यानागी को, तो वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े दरवाजे को देखता है। दरअसल ये डोर ऑफ फियर होता है। बाकी द ग्रैपलर सीरीज के अंदर जब शिबुकावा जैक हानामा के साथ फाइट करता है तो वो उससे लगभग हार जाता है और तभी उसे ये डोर दिखाई देता है। ये वही डोर होता है। शिबुकावा को अपने मास्टर की बहुत सी बातें याद आती हैं कि जब भी तुम ऐसा कोई खौफ का दरवाजा देखो तो लड़ना मत, वहाँ से भाग जाना। लेकिन शिबुकावा हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है और उस दरवाजे को क्रॉस कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानागी के सामने कोई दूसरा ओपोनेंट आ जाता है। उसका नाम इजुमोटो होता है और उसका फाइटिंग स्टाइल सैमुराई जुजुत्सु होता है और उसे निंजा आर्ट की सारी टेक्निक्स मालूम होती हैं। यानागी समझ जाता है कि यही उसका ओपोनेंट है और वो एक जलती हुई सिगरेट उस पर मारने की कोशिश करता है। तो इजू अपने तलवार की मदद से उस सिगरेट को बीच में से काट देता है और फिर वो अपनी तलवार की मदद से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसकी तरफ भाग रहा होता है। यानागी को लगता है कि ये मुझे काटने की कोशिश करेगा, लेकिन इजू बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता और अपनी तलवार को मारते वक्त बीच में ही छोड़ देता है और वो तलवार घूमती घूमती यानागी की टांग में घुस जाती है और इजू इस मौके का फायदा उठाते हुए एक चैन को निकालता है और उसकी दूसरी टांग में फंसा देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। यानागी ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये क्या फाइटिंग स्टाइल है भाई, ये क्या मजाक है। वो अपने हथियार को यानागी के मुंह पर मारता है और यानागी के दांत टूट जाते हैं। इस तरफ ये फाइट चल रही होती है और दूसरी तरफ गाया सिकोर्सी को बहुत ही बुरी तरह से पेल रहा होता है। गाया बार बार इनविजिबल हो रहा होता है और सिकोर्सी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ से हमला करने वाला ये। गाया उसे कहता है कि मैं तुम पर हर 10 सेकंड में अटैक करने वाला हूँ, तो तुम्हें उल्टी गिनती करनी शुरू कर देनी चाहिए और मेरे अटैक के लिए रेडी रहना चाहिए। सिकोर्सी की फट रखी होती है इस वक्त तक कि ये अटैक अब कहाँ से करने वाला है मुझ पर, ऊपर से होगा, नीचे से होगा, लेफ्ट से होगा, राइट से होगा, कहाँ से होगा। और फिर जैसे ही वो काउंटडाउन खत्म होता है और 10 सेकंड होते हैं तो गाया एक जोरदार किक सिकोर्सी की आंखों में मारता है। सिकोर्सी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो हवा में ही मुक्के मारने शुरू कर देता है, जैसे कोई नूबड़ा फालतू में ही मुक्के मार रहा है बस हवा में। अब सिकोर्सी जमीन पर घुटने टिकाकर बैठ जाता है। वो डर से कांप रहा होता है। ये देखकर टोकुगावा और सारी की सारी क्राउड हैरान रह जाती है। सिकोर्सी जैसा फाइटर उसके डर से थर-थर कांप रहा है, ये कैसे हो सकता है। और वो चिल्लाकर कहता है मैं हार मानता हूँ। ये सुनते ही पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मैच यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम यानागी और इजू को देखते हैं। इजू से बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम अपने वेपन्स पर ज्यादा भरोसा करते हो और अपनी टेक्निक पर कम। यही है ना तुम्हारा वो जहरीला हाथ, तुम अपने हाथ में हमेशा पॉइजन को छुपा के रखते थे पर तुमने इस हाथ का कभी ठीक से यूज करा ही नहीं, तुम्हारा ये हाथ बेकार है। और इजू अपनी तलवार से उसके राइट हैंड को काट देता है और इजू से कहता है कि अगर तुम हार मान लो तो हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेकिन उसी वक्त यूचिरो हानमा वहाँ पर आ जाता है। यानागी ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है अपने पीछे देख कौन खड़ा है। इजू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पाँव से जमीन
जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे अभी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है और अब यूचिरो हानमा उसकी तलवार को ऐसे मोड़ देता है जैसे वो कोई प्लास्टिक की स्वॉर्ड हो और धीरे धीरे उस तलवार के टुकड़े करने लग जाता है। और फिर वो यानागी के करीब आकर कहता है, मुझे लगता है तुम इस फाइट को हार चुके हो यानागी। अब यानागी यूचिरो हानमा के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है। यानागी पहली बार यूचिरो हानमा को इतनी करीब से देख रहा होता है। उसके दिल में काफी ज्यादा डर होता है उसके लिए। और फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मेरे सामने खड़ा है और तुमने अपने हाथ से ही उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैंने तुम्हारे बारे में जितना कुछ भी सोचा था वो सब कुछ सच निकला। मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम ये लड़ाई हार चुके हो या नहीं, यानी कि तुम अपनी हार अपनी जुबान से कबूल करते हो या नहीं। यानागी उसे कहता है, मैं आपकी काफी इज्जत करता हूँ पर जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं हार नहीं मानने वाला। इजुमोटो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम्हें ये बात यूचिरो हानमा के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। अब तो गया बेटा, अब नहीं तेरे को छोड़ने वाला है। यूचिरो हानमा काफी ज्यादा घमंडी आदमी है और उसके सामने अगर कोई अकड़ दिखाने की कोशिश करे तो यूचिरो हानमा उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। अब यूचिरो हानमा की बॉडी से हीट निकलनी शुरू हो जाती है। उसका बीपी हाई हो जाता है। ब्लू कलर का एक ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। इजू सोचता है अब इसकी खैर नहीं है, अब तो गया ये। पर तभी शिबुकावा भी वहाँ पर पहुंच जाता है और यूचिरो हानमा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर समझ जाता है कि मेरे सामने आने वाला वो दरवाजा यानागी की वजह से नहीं था, यूचिरो हानमा की वजह से था। ये शिबुकावा की एक इंस्टिंक्ट होती है जो कि तब एक्टिवेट होती है जब वो किसी पावरफुल एनिमी के साथ लड़ने जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि यूचिरो हानमा एक जोरदार मुक्का यानागी के मुंह पर मारता है और ये मुक्का पड़ते ही यानागी के चेहरा डिसफिगर्ड होना शुरू हो जाता है। उसका दांत, उसके जबड़े, उसके फेस के सारे मसल्स टूटने शुरू हो जाते हैं। यूचिरो का पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि शिबुकावा और इजू दोनों के दोनों हके बक्के रह जाते हैं। इसके बाद हमें डोयले को दिखाया जाता है। वो लगभग अंधा हो चुका होता है पर किसी न किसी तरीके से एक केव में पहुंच जाता है और तभी मिस्टर अनचेंड वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर गिरफ्तार करने आया हूँ। तुम्हारे जैसे कैदियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है और तुम्हारी वजह से मुझे टोक्यो तक आना पड़ा। पर डोयले मिस्टर अनचेंड पर हमला कर देता है पर वो उसके इस अटैक को इस तरह से रोक लेते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा उस पर हमला कर रहा हो। मिस्टर अनचेंड डोयले का मुंह पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं, अरे तुम्हारी आंखों में तो जहर चला गया है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। और ये कहते ही वो डोयले के पेट में अपना घुटना मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। इस तरह से वो पांचों के पांचों कैदी हार का मजा चख लेते हैं जो कि उनका यहाँ पर आने का पर्पस होता है। अब इस तरफ हमें बाकी और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है और अब हम जब बाकी को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रखा होता है। बाकी को देखकर ऐसा लगता है कि उसके मसल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ एक डॉक्टर डोयले की आंखों की स्कैनिंग कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि इसकी आंखों में जहर को दिया गया है। ये इतना खतरनाक है कि अगर गलती से भी किसी इंसान के बॉडी में चला जाए तो उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि बाकी की हालत इतनी कमजोर क्यों हो गई थी। दरअसल जब पहले बाकी और यानागी की फाइट हुई थी, यानागी ने अपने हाथों में मौजूद सारा का सारा जहर बाकी के बॉडी के अंदर घुसा दिया था। और फिर जैसे ही डॉक्टर शिनोगी बाकी की बॉडी को स्कैन करता है तो वो समझ आता है कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, बाकी नहीं बच पाएगा। अब ये खबर उन सभी लोगों तक पहुंच जाती है और डॉक्टर की ये बात सुनकर कुजाई भागती हुई पार्क में चली जाती है और रो रही होती है। और तभी एक स्ट्रेंजर वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जूनियर मोहम्मद अली बॉक्सर होता है। वो असल में कुजाई से एक बिल्डिंग के बारे में पूछने आया होता है लेकिन कुजाई रो रही होती है, उसकी बातों का जवाब नहीं देती। मोहम्मद अली उसे बताता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अल्लाह से दुआ करो। उसकी ये बातें सुनकर कुजाई को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो उसे बिल्डिंग का पता बता देती है। और अब उसी बिल्डिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बॉक्सर मोहम्मद अली के वहाँ पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और देखते ही देखते जूनियर मोहम्मद अली बॉक्सर वहाँ पर आ जाता है। वो बॉक्सर उसे वेलकम कहता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ बाकी के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में इकट्ठे हो जाते हैं और डॉक्टर उन सबको बताता है कि अब बाकी बहुत ही जल्द मरने वाला है क्योंकि यानागी ने जो उसे पॉइजन दिया था वो बहुत ही तेजी से उसकी बॉडी में फैलता जा रहा है और फिलहाल हमारे पास इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। और इस तरफ उस बॉक्सर में और जूनियर मोहम्मद अली में फाइट चल रही होती है और मोहम्मद अली उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद एक जर्नलिस्ट मोहम्मद अली के घर आता है उससे मिलने और वो देखता है कि मोहम्मद अली की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो अपने आखिरी दिनों में काफी ज्यादा बीमार हो जाता है। मोहम्मद अली थोड़ी हिम्मत करके पूछता है उससे कि क्या तुम यूचिरो हानमा के बारे में जानते हो। और वो जर्नलिस्ट जापान की तरफ से आया होता है और उसे यूचिरो हानमा के बारे में पता होता है और उसका नाम सुनते ही वो कांपने लग जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि बाकी उस हॉस्पिटल से भाग जाता है और कुजोई उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाती है और बाकी से कहती है, बाकी तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए, ऐसे क्यों भाग रहे हो तुम। बाकी उसे कहता है, मुझ पर भरोसा रखो कुजाई, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और इस तरफ मोहम्मद अली के घर में हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद अली उस जर्नलिस्ट को बताता है कि मैंने बहुत ही मेहनत करके वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था, लेकिन इसी दौरान 1976 में मेरी मुलाकात यूचिरो हानमा से हुई जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक लेजेंड है। एक रात मैं अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि बॉक्सिंग को अच्छे से जानते थे और मैं अपनी सारी की सारी ट्रेनिंग इन्हीं के साथ करता था, तो एक रात हम लोग भागने की प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर एक एक करके न जाने मेरे दोस्त कहाँ पर गायब होने लग गए। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे 4 दोस्त वहाँ से गायब हो चुके थे। मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये लोग कहाँ गए। और फिर तभी यूचिरो हानमा वहाँ पर आ जाता है। ये मोहम्मद अली और यूचिरो हानमा की पहली मुलाकात होती है और इस सीरीज का तीसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और इसका आखिरी पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मैं इससे अगली सीरीज कौन से
नेम पर करूँ? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।